फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा गुरुवार के दिन बाजार क्रैश कर गया और सिर्फ हिंदुस्तान का ही बाजार नहीं, विश्व के सारे बड़े बड़े बाजार क्रैश कर गए और उसके पीछे वजह बनी थी रसिया यूक्रेन का युद्ध। लेकिन फिर फ्राइडे को हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। जितनी गिरावट थी उसकी आधी रिकवरी हो गई। तो अब आगे क्या संभावना बनी है, क्या मंडे को फिर से तेजी बनेगी? तो रूस से बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है जिनको डिस्कस करेंगे और जिसके मायने बहुत दूर तक जाने वाले हैं। कुछ निगेटिव बातें निकल के आ रही है, कुछ इसमें पॉजिटिव बातें भी है। अच्छे से डिस्कस करेंगे, बाजार की रुख कैसी रह सकती है उसके ऊपर रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे। साथ में फ्रेंड्स, हम राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो से एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मजबूत स्टॉक है, कम प्राइस पे मिल रहा है और अपनी कंपटीटर कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू पे। क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी बेहतर है और कंपनी अब डिविडेंड देने जा रही है। तो उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और देखेंगे किस में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल बाजार का डायरेक्शन किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है। अच्छे से बाजार को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में कुछ क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो फ्राइडे के दिन 55,858 पर क्लोजिंग दिए, जहां पे हमें 1,328 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली। 2.44% तेजी बनी, यानी अच्छी खासी तेजी हो रही है। आप देख लो कि जो गिरावट हुई थी गुरुवार को वो 2700 पॉइंट की थी, उसके सामने लगभग आधी रिकवरी हो गई है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा फ्राइडे का दिन। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,658 का स्तर देखने को मिला है। 410 पॉइंट की तेजी देखी, करीब 2.53%। निफ्टी 50 भी ऊपर था, 50% के यहाँ पर भी रिकवरी हो चुकी है ऊपर निचले लेवल से। तो आप देख लो कि जो गिरावट हुई थी उसका आधा भुगतान तो हो चुका है, लेकिन अब मंडे को तेजी बने उसके ऊपर है। अब यहाँ से जो रसिया से जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यूक्रेन पर लगातार चौथे दिन भी रूस का हमला जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में लगभग 4,300 रूसी सैनिकों को मार दिया गया है। साथ ही लगभग 146 टैंक, 27 विमान, 26 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हमने। तो एक बड़ी उनकी तरफ से बात कही गई यूक्रेन की तरफ से। इससे पहले रूस ने बेलारूस में यूक्रेन को बातचीत करने का ऑफर दिया था। इस ऑफर को यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हम रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बेलारूस में नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका पर तंज कसा है। नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की असली जड़ का कारण अमेरिका है। वो दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करता है और इसे अमन की कोशिश करार देता है। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि अब वो दिन लद गए जब वो ताकतवर हुआ करता था, अब उसकी कोई ताकत नहीं बची। तो एक तरह से उनके ऊपर बहुत बड़ा तंज कसा गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से। जेलेंस्की ने कहा है कि बेशक हम शांति चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। हमने वारसा और ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल, बाकू में कहीं भी बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। जहाँ पे युद्ध होता होगा वहाँ से कैसे बातचीत करें। यूक्रेन की मदद को एलन मस्क भी आगे आ चुके हैं और यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो चुकी है युद्ध की वजह से, जहाँ पे सारे टावर उड़ चुके हैं। तो ऐसे में एलन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट की सर्विस देंगे यूक्रेन को, और ये मदद मांगी थी प्रधानमंत्री ने उनके, तो यहाँ पे उनको हेल्प मिल रही है। और रूस ने भी दावा किया कि उन्होंने करीब 800 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए, बहुत ज़्यादा हमने नुकसान पहुँचा है। तो दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। यूक्रेन में रूस के हमले के बीच में फंसे हुए छात्रों को लाने के लिए भी ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और लगातार आ भी रहे। दो के फ्लाइट 2 आ चुकी है और पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस खोल दी है इसके लिए। तो भारतीय स्टूडेंट को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया जा रहा है। रोमानिया के बुकारेस्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट A11942 रविवार को ही दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट से स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट के तौर से संचालित किया गया है और इसके लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है और जल्द से जल्द सबको लाने की कोशिश की जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का शनिवार का यह आज चौथा दिन है। रूसी सेना ने यूक्रेन की घेराबंदी कर ली है। शहरों में घुसे रूसी सैनिक लूटपाट कर रहे हैं। खार्किव पर कब्जा करने के बाद रूसी सैनिकों ने एक बैंक को भी लूट लिया। साथ में वो डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर वहाँ पर भी सामान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के लूटपाट भी कर रहे हैं। अब लोग खाने पीने को तरस रहे। जिस तरह से बंकर में बंद है, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो रही है। पानी की लाइनें भी कट चुकी है, बिजली नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत में है लोग। तो ऐसे में अब बाजार की संभावना है तो कल क्या होती है नई लेटेस्ट अपडेट के ऊपर डिपेंड होगी। जो भी ट्रिगर होगा वो कल सुबह पता चलेगा, क्योंकि लगातार नई अपडेट आती है। तो ऐसे में हम इस बाजार को तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन
लगता है कि थोड़ी सी पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी तेज़ी की संभावना तो दिखती नहीं है। ऐसे में बाजार में हमें क्या करना चाहिए? तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के नागराज शेट्टी का कहना है कि शुक्रवार को बाजार में दिखा पुल बैक एक अच्छा संकेत है, लेकिन आगे निफ्टी के लिए 16,700 से 16,800 पर बड़ी बाधा नजर आ रही है। अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर बने रहने में कामयाब होता है तभी शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद की जा सकती है। वही निफ्टी के लिए 16,500 पर इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर गिरावट हो सकती है। यानी कुल मिलाकर अभी भी बॉर्डर पे बना हुआ है बाजार। स्वस्तिका इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीणा का कहना है कि पिछला हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी खराब रहा है। निफ्टी अपने 200 डीएमए के नीचे फिसलता नजर आया। बाजार में अभी भी स्थितियां अनिश्चित बनी हुई है। इंडिया वीएक्स अभी भी 25 ऊपर बना हुआ है। ऐसे में अगले सप्ताह बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल एक तरफा बाजार की संभावना नहीं बन रही है। बैंक निफ्टी पर बात करें, उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह 100 डीएमए सपोर्ट को तोड़ा है। अब इसके लिए 35,000 पर इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर हमें 34,250 से लेकर 34,000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है। वही ऊपर की तरफ 200 डीएमए पर 37,000 का मजबूत रेजिस्टेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल तो वेट एंड वॉच का ही कारण बन रहा है। यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो के स्टॉक मेट्रो ब्रांड्स में गिरावट के बाद शुक्रवार को अपने डाउन ट्रेंड में लाइन से ऊपर बंद होने में वो कामयाब रहा है। मेट्रो ब्रांड ने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया है उसमें नतीजे बेहतर निकल के आए। मेट्रो ब्रांड के शेयर प्राइस बाटा और रिलैक्सो से कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा कम है और सस्ते भाव पे शेयर मिल रहे, और कंपनी का पॉजिटिव आउटलुक देखते हुए लॉन्ग टर्म में इसको निवेश की सलाह दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड अविनाश गोरस्कर ने राकेश झुंझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर में निवेश करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के तीसरी तिमाही में मेट्रो ब्रांड्स के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले कम होने से मेट्रो ब्रांड का बिजनेस बढ़ सकता है। कंपनी अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 19 मार्च है, यानी 19 मार्च 2022 तक अगर आपके पास मेट्रो के शेयर है तो आपको अंतरिम डिविडेंड मिलेगा। तो अच्छी खबर है। यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स में राकेश झुंझुनवाला की जो हिस्सेदारी है वो 14.50% है। तो इस तरह यहाँ पे निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। एक तरह से ये आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो सकता है। इस समय कम प्राइस में मिल रहा है, आपको निवेश करना चाहिए। जो इंटरनेशनल मार्केट और गोल्ड कमोडिटीज़ की प्राइस भी हम एक बार देख लेते हैं। तो गोल्ड फिलहाल 50,270 पर है, कुछ गिरावट देखने को मिली है। सिल्वर की बात करें तो 64,050 पर है, यहाँ पर भी हमें 3% की चेंजेस देखने को मिली, गिरावट है। क्रूड ऑयल में भी कुछ कमी आई है, 6,848 पर है, जहाँ पे 5.87% की गिरावट है। नेचुरल गैस 336 पर है, जहाँ पे 6.76% की गिरावट है। तो फिलहाल ये एक अच्छी बाजार के लिए बात है कि यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सब थोड़ा नीचे है। एफआई का रुझान, एफआई बाजार में अभी भी बिल्कुल हमारे बाजार से नदारत है, वो सिर्फ सेलर बने हुए। अगर हम बात करें 24 फरवरी की, जिस दिन बाजार क्रैश हुआ, उस दिन एफआई ने लगभग 6,448 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। लेकिन डीआई ने उस दिन बाजार को नीचे से संभाला। डीआई ने उन्होंने 7,667 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, लेकिन फिर वापस 25 फरवरी को वही हुआ। एफआई ने लगभग 4,470 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। उस दिन भी डीआई ने 4,318 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की और इस वजह से बाजार संभल गया। तो यहाँ पे डीआई खरीदार बने हुए हैं, लेकिन एफआई का रुझान बिल्कुल बाजार से अभी भी निगेटिव बना हुआ है। जब तक एफआई लौट के नहीं आएंगे तो बाजार में ऐसे ही गिरावट का दौर जारी रह सकता है। तो थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना ही होगा। एक बार एफआई का रुझान समझ में आ जाए तो फिर बड़ी एग्रेसिव खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा सा दाव लगाए। टॉप गेनर्स बाजार के जो थे वो थे कोल इंडिया, जिन्होंने 163 की प्राइस दिखाई, 8.97% बढ़ा। टाटा मोटर्स 459 पर था, जहाँ पे 7.43% की तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील में 1,145 की प्राइस देखी, जहाँ पे 6.64% तेज था। अदानी पोर्ट्स 695 का स्तर देखा, 6.15% की तेजी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 927 पर आ चुका है, जहाँ पे 5.87% की तेजी देखने को मिली। तो अच्छे खासे इन स्टॉक है जिन पे आप फिर से कल में भी ध्यान लगा सकते हैं और इन स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है जहाँ पे तेज़ी का माहौल बन रहा है। निचले लेवल से टाटा मोटर्स में खरीदारी की सलाह है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडोज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।